तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण के क्या क्या सूत्र हैं। टेबलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में आप लोग देख रहे होंगे कि एक है सरलता से कठिन या सरल से कठिन, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, आगमन से निगमन और विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। ये कुछ शिक्षण के सूत्र हैं, और भी शिक्षण के सूत्र हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शिक्षण के सूत्र हैं। तो कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है निम्न में से शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है, या कौन कौन से शिक्षण के सूत्र हैं। तो जैसे सरलता से कठिन या सरल से कठिन है, तो इसका उल्टा बोल देगा कि कठिन से सरल की तरफ, या मूर्त से अमूर्त या अमूर्त से मूर्त। तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि नाम तो दोनों याद होते हैं, अमूर्त से अमूर्त है या अमूर्त से मूर्त है। तो इसको याद करने का आसान सा तरीका ये है कि राइट साइड में आपका लिखा हुआ है दिस वन। तो इसमें क्या लिखा है कि सरलता से प्राप्त ज्ञान मूर्त रूप से विशिष्ट बनाता है। सरलता से प्राप्त ज्ञान मूर्त रूप से विशिष्ट बनाता है और स्थूल आगमन से विश्लेषण। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये सारे जो भी लिखे हैं, सरलता, ज्ञान, मूर्त, विशिष्ट, स्थूल, आगमन, विश्लेषण, ये बाएं वाले पोर्शन है, मीन्स यहां से शुरू होंगे। जैसे सरल का उल्टा क्या हो जाएगा, कठिन। तो आपको पता चल जाएगा कि सिद्धांत कौन सा है शिक्षण का, सरल से कठिन। दूसरा है ज्ञान, तो ज्ञान का उल्टा ज्ञान, तो ज्ञानता से अज्ञानता की तरफ या ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तीसरा है मूर्त, तो मूर्त का उल्टा अमूर्त, तो इससे आप कह सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त की तरफ। दूसरा है विशिष्ट, और विशिष्ट का उल्टा होता है सामान्य, तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ। अगला है स्थूल, स्थूल का उल्टा होता है सूक्ष्म, तो इसे कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। आगमन, आगमन का उल्टा निगमन, तो आगमन से निगमन की तरफ। विश्लेषण, इसका उल्टा होता है संश्लेषण, तो विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। ये ट्रिक में जितने भी शब्द दिए हुए हैं रेड कलर के, वो सारे शुरुआत वाले हैं कि यहां से शुरू होगा, इसकी तरफ से दूसरे एंड पे जाएगा। जो शब्द इसका विपरार्थी शब्द है वो इसका उल्टा होगा। तो सरलता से ज्ञान मूर्त रूप से, सरलता से प्राप्त ज्ञान मूर्त रूप से विशिष्ट बनाता है और स्थूल आगमन से विश्लेषण। तो इस शब्द को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि कि शिक्षण सूत्र जब भी पूछा जाए तो तुरंत आपके दिमाग में ये कीवर्ड आने चाहिए। अब हम एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, पहला है सरल से कठिन की तरफ, यानी सरल से जटिल की तरफ। तो इसमें यह कहा जाता है कि बच्चों को पहले सरल चीजें पढ़ाई जाएं। जब सरल चीजें बच्चों को समझ में आ जाए, तब जाकर के हम कठिन चीजों को आगे बढ़ाना शुरू करें। तो इस सूत्र का आशय यह है कि छात्र को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे कि पाठ व विषय में बच्चों की रुचि व ध्यान बना रहे। अब देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे अगर बच्चों को जोड़ सिखाना है, तो बच्चों को जोड़ सिखाएं। जोड़ में सबसे पहले सरलता से शुरुआत करें, मतलब बिना हासिल वाला जोड़ सिखाएं। 2 नंबर का जोड़ सिखाएं, जैसे 3 और 4, 4 और 5। 2 नंबर का जोड़ सिखाएं बिना हासिल वाला। उसके बाद 2 से ज्यादा नंबरों का जोड़ सिखाएं बिना हासिल वाला, जैसे 12 और 13, जिसमें इकाई दहाई या इकाई दहाई सैकड़ा सब हो, लेकिन हासिल ना हो। तो जब ये बिना हासिल वाले जोड़ करना सीख जाए, उसके बाद हासिल वाला जोड़ आप लोग सिखाइए। तो ये हमारा कहलाता है सरलता से जटिल की तरफ या सरल से कठिन की तरफ। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, में बच्चों को जो पहले ज्ञात है उसके बारे में बताइए, उसके बाद जो नहीं पता है उसको बताना शुरू करिए। तो इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान की जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। पूर्व ज्ञान के आधार पे नया ज्ञान देना चाहिए, ये कहता है ज्ञात से अज्ञात। अर्थात उसे पहले वे बातें बतानी चाहिए जो वो जानता है,
फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वो नहीं जानता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको वर्णमाला पढ़ाना, भाषा शिक्षण में शब्द बताना है, तो सबसे पहले वर्णमाला की जानकारी बच्चों को बताई जाए, और वर्णमाला की जानकारी बता, जैसे क, तो अब क से डिफरेंट डिफरेंट शब्द बताइए, जैसे क से कबूतर, क से कमल, क से कलम, क से कलश। तो क वर्ड बताइए, क्यों से कि बच्चों को क ज्ञात है कि वर्णमाला के बारे में उन्होंने पढ़ लिया पहले, क ख ग घ ङ अ आ इ ई उ टोटल स्वर और व्यंजन 11 स्वर और 42 व्यंजन, 33 व्यंजन। तो ये सारे स्वर और व्यंजन पता है उन्हें। तो स्वर और व्यंजन मीन्स एक एक वर्ड के आधार पे अब शब्द बताना शुरू करिए। तो ये कहलाता है ज्ञात से ज्ञात की तरफ। जो बच्चों को पता है उससे शुरुआत करके जो बच्चों को नहीं पता है वहां तक लेकर के जाना। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ मतलब, स्थूल का मतलब होता है मूर्त, जो दिखाई देता है, और सूक्ष्म का अर्थ होता है अमूर्त, मतलब जो दिखाई नहीं देता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ या मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो बच्चों को पढ़ाते समय सबसे पहले जो बच्चों को दिख रहा है उसे बताइए, उसके बाद जो बच्चों को नहीं दिख रहा है उसके बारे में पढ़ाइए। तो क्या कहता है यहाँ पे कि बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था में वो सूक्ष्म यानी अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही है कि शैशवावस्था में बालक को जो दिखता है वो उसी पे विश्वास करता है या उसी को मानता है। तो शैशवावस्था में सूक्ष्म या जिसको अमूर्त बोलते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन स्थूल जिसे मूर्त बोलते हैं, तो स्थूल पदार्थों के बारे में जानकारी होती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों, वस्तुओं को समझने का विकास होता है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, तो गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए पहले नंबर, क्या नंबर दिखता नहीं है, नंबर अमूर्त है। लेकिन अगर आप उन्हें दे दे कि एक बॉल लो, तो बॉल यानी गेंद जो है वो मूर्त है, वो दिख रहा है। बच्चे को पहले आप एक बॉल दीजिए, फिर एक और बॉल दीजिए, तो आप पूछिए कितना बॉल हो गया तुम्हारे पास, तो कहेगा 2 बॉल हो गया। मतलब एक में हमने एक और जोड़ दिया। तो बच्चों को नंबर जो हम पढ़ते हैं 0 1 2 3 4, ये अमूर्त है, ये दिखाई नहीं देते, लेकिन उन्हीं के सापेक्ष हम कोई मूर्त पदार्थ दे दें तो वो उन्हें दिखाई देगा। तो ये होता है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। अगला है पूर्ण से अंश की तरफ। तो पूर्ण से अंश की तरफ आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि पहले वस्तु पूर्ण होगी, फिर छोटे छोटे उनके जो अंश होंगे। जैसे पहले आप पेड़ देख लिए, अब पेड़ के बारे में छोटे छोटे अंश, जैसे पेड़ की जड़, पेड़ का तना, पेड़ की पत्ती, पेड़ पे फूल, पेड़ पे फल, ये सारे सूक्ष्म अंश हुए। लेकिन अगर हम पेड़ की बात कर रहे हैं तो वो पूर्ण है। अच्छा, आप लोगों ने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी पढ़ा था। तो हमने अधिगम के सिद्धांत बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्या था? गेस्टाल्टवादी हमेशा किसी भी चीज को अगर मानते हैं तो पूर्ण मानते हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं, कभी भी अंश के रूप में नहीं देखते, हमेशा पूर्ण रूप में ही देखते हैं। पूर्ण से अंश की ओर के सिद्धांत में क्या कह रहा है? इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवादी है, और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, वह समझता है, और उसके विभिन्न अंगों अंशों को नहीं। जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं जानता है। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर, पूर्व ज्ञान क्या मतलब? पेड़ के बारे में जानता है, तो पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर
उसे वृक्ष के अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, डाल आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जैसे आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्यूटर में 4 चीजें होती हैं, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस भी होता है। टोटल 5 चीजें होती हैं। जब आपको इन सबको पूर्ण रूप से बता दिया गया कि ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये यूपीएस है, उसके बाद उसके सीपीयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो बताया जाता है। तो ये हमारा सिद्धांत पूर्ण से अंश की तरफ का है। अगला है अनिश्चित से निश्चित की तरफ। तो अनिश्चित मतलब जिसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो बालक के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ही ओर होता है। मानसिक विकास, मानसिक विकास मतलब क्या? ज्ञानेंद्रियों का विकास। तो मानसिक विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेता है। जैसे छोटे बालक मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं, क्योंकि वो कल्पना में जीते हैं। शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था कल्पनात्मक होती है, वो कल्पना में ज्यादा जीते हैं। अनुभव परिपक्वता की कमी होती है, इसलिए वो किसी घटना के बारे में एज इट इज वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो कल्पना के आधार पर उसके वर्णन करेंगे, और जब कल्पना के आधार पर वर्णन करेंगे तो उस घटना के बारे में अस्पष्टता और अनिश्चितता होगी, जिससे कई बार वो जानकारी गलत हो जाएगी। तो शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? बालक की अनिश्चितताओं को सही डायरेक्शन में ले जाकर के निश्चितता की तरफ लेकर के जाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है कि अगर आप भारत के बारे में बच्चों को बताया, ओरली बता दिया, तो भारत के बारे में बच्चों अपने कल्पना के आधार पर भारत का मानचित्र बनाएंगे। लेकिन अगर उनको निश्चितता की तरफ लेकर के जाना है तो बच्चों को भारत का नक्शा ओरली मीन्स मुंहजबानी बताने के साथ साथ मॉडल चार्ट या फिर प्रोजेक्ट या फिर किसी भी ऐसी चीज के साथ प्रेजेंट करना, ताकि वो भारत का नक्शा पूर्ण रूप से देखे। तो ये होता हमारा अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ। तो प्रत्यक्ष मतलब जो दिखता है, अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखता नहीं है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ में हमारा क्या है कि इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई देता है, तो देखी हुई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वो नहीं देख सकते हैं। जैसे कि भाषा में चित्र पठन व अन्य विषयों में सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। एक एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ कि हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो ये क्या अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता कि ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रहा, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिखाई दे रहा नहीं। ये हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ, मतलब बच्चों को पहले जो दिख रहा है उसके बारे में बता दीजिए, उसके बाद जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में बताइए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर आप विश्व के बारे में अगर आप बच्चों को बताना चाह रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से बताए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ। जैसे कि पहले उनको ग्लोब दिखाइए, ग्लोब दिखाने के बाद हाथ लग जाएगा कि हमारा पूरा विश्व है। उसके बाद आप अप्रत्यक्षता की तरफ चले, मतलब जो बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है उसकी तरफ चले। इमेजिन तभी कर सकता है बच्चा, रियल लाइफ का इमेजिनेशन तभी हो सकता है जब सबसे पहले उसके सामने वो घटना घटी हो या प्रत्यक्ष रूप से उसे वो देखा हो। आपको सपने भी उसी चीज के आते हैं जो आप देखते हैं।
सपना कभी अप्रत्यक्ष चीजों को लेकर के नहीं आता है, और जो भी अप्रत्यक्ष चीजें हो आती हैं उनकी क्लियरिटी आपके सामने नहीं होती है। अगला है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ में कहते हैं कि पहले किसी प्रकरण से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की तरफ क्या? उदाहरण से नियम की तरफ, मतलब आगमन विधि। उदाहरण से नियम की तरफ मतलब आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य मतलब क्या? उदाहरण से नियम। विशिष्ट मतलब उदाहरण, सामान्य मतलब नियम। तो अगर बच्चों को कोई चीज आप बताना चाह रहे हैं तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करें और उन्हीं उदाहरण से सिद्धांत व नियम को स्पष्ट करें। तो ये हमारा है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को जब भी मैथमेटिकल पोर्शन होता है तो उनसे मैं ये कहता हूं कि पहले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हम एग्जाम्पल सीख गए तो रूल क्या कह रहा है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नियम क्या कह रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बस उदाहरण समझ लीजिए। तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ का जो अप्रोच है वो बाल्यावस्था मीन्स प्राइमरी लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक हर जगह अप्लाई होता है। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। तो विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है। विश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है और इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विविध भागों की व्याख्या व विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पहले आप लोग समझ लीजिए कि दोनों शब्दों का मतलब विश्लेषण क्या होता है और संश्लेषण क्या होता है। विश्लेषण को एनालिसिस कहते हैं और संश्लेषण को सिंथेसिस कहते हैं अंग्रेजी में। विश्लेषण मीन्स एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं उसमें से हमें निष्कर्ष निकालना है। मतलब एक विस्तृत रूप होता है और सिंथेसिस छोटे छोटे पार्ट होते हैं, संश्लेषण छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार यह कहा गया है कि किसी घटना या तथ्य की जानकारी हमें पहले समग्र रूप से कराकर, समग्र रूप से क्या मतलब विश्लेषण एनालिसिस, समग्र पूर्ण रूप से, समग्र रूप से कराकर फिर उसके विविध भागों की व्याख्या व विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो विश्लेषण और संश्लेषण मैंने आपको सीडीपी में भी पढ़ाया था। सिंथेसिस मीन्स क्या? छोटे छोटे। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, संश्लेषित करना, छोटे छोटे पार्ट को आप इकट्ठा करिए। और विश्लेषण मतलब क्या? एनालिसिस मतलब पूरा भाग, छोटा छोटा भाग नहीं, पूरा भाग। अब एग्जाम्पल दिया है यहां पे कि सपोज करिए कि आपको बालकों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जानकारी देनी है। तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, फिर उसके सभी जिलों की स्थिति व विशेषताओं की जानकारी कराई जा सकती है और अंत में सभी को पुनः समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी की जा सकती है। अगर आप यूपी के विभिन्न जिलों की जानकारी चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश भारत के मानचित्र में कहां है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अब हर एक जिले में कितने ब्लॉक हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 820 ब्लॉक हैं, 18 मंडल हैं। तो ब्लॉक, मंडल, जिला, तहसील ये सब मिला करके आप पहले छोटे छोटे पार्ट में अध्ययन करेंगे और छोटे पार्ट का अध्ययन करने के बाद उसको सारे चीजों को, सारे जिलों 75 जिलों को मिला करके
आप यूपी के बारे में पूरा का पूरा डेटा दे सकते हैं। तो ये था हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। अगला है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। मतलब पहले आप साइकोलॉजिकल फिर रीजनिंग। जैसे कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए उससे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किए जाए, जिससे उनकी रुचि व ध्यान पाठ व विषय में बने रहे। उदाहरण के तौर पे भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण एवं ध्वनि के पश्चात वाक्य सीखने का है, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य फिर वर्ण व ध्वनि के बारे में जानकारी करना है। मतलब क्या? मनोवैज्ञानिक क्रम यह कहता है कि पहले वाक्य, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने जब हिंदी का पहला लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन आपने पढ़ लिया क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ अ सारा का सारा। उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण सुना होगा कि कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत। तो पहले आपने वर्डों को पढ़ा, वर्डों के बारे में जानकारी ली, उसके बाद वो कौन से ग्रुप में आएंगे, वो किस ग्रुप में रखे जाएंगे, कंठ में कब रखे जाएंगे, मूर्धन्य में कब रखे जाएंगे, तालु में कब रखे जाएंगे, जब उनके बारे में या उनसे निकलने वाली ध्वनियों के बारे में हमें जानकारी मिले। जैसे पहला वर्ग है हमारा कंठ। तो किसी भी वर्ड का उच्चारण करते समय अगर हमारे कंठ से आवाज निकल रही है तो हमारा कंठ होगा। जैसे क की आवाज हमारे कंठ से निकल रही है, क ख ग घ अंग। तो ये सारी आवाज हमारे कंठ से निकल रही है। अगर तालव्य की बात कर लें तो ताल उसको स्पर्श, जिह्वा ताल को स्पर्श करती है, जैसे त थ द ध न। सॉरी, तालु को स्पर्श करती है, जैसे च छ ज झ। तो ये तालव्य हुआ। दंत हुआ, दांत को जब जीभ स्पर्श करती है तो त थ द ध। तो इस तरीके से वर्गीकरण कब होगा? जब मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की तरफ जाएंगे। पहले वर्डों को आप लोग सीख लेंगे, उसके बाद उनसे निकलने वाली ध्वनियों के आधार पर उन वर्डों का आप वर्गीकरण करेंगे। अगला है अनुभव से युक्ति की तरफ। तो अनुभव से युक्ति की तरफ मतलब अनुभव ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। कोई भी अनुभव क्या है? पूर्व में की गई कार्यों का नए कार्यों में उपयोग करना ही अनुभव कहलाता है। तो अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक व अस्थायी बनाने के लिए उसे तर्कयुक्त बनाना चाहिए। अल्पायु के बालकों में तर्क व विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। उनकी जानकारियों का आधार उनका अपना अवलोकन व स्वानुभव होता है। अपना अनुभव, स्वानुभव मीन्स अपना अनुभव होता है। परंतु इन अनुभवों के कारणों को खोजने में बाल मस्तिष्क असफल रहता है। अतः शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विविध सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत व युक्ति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे सूर्योदय व सूर्यास्त को वह प्रतिदिन देखता है। गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा आती है। सर्दियों में कोहरा भी वह देखता है, बरसात में बारिश। परंतु ऐसा क्या होता है और इसके क्या कारण है, इसे वह नहीं समझ पाता। अतः शिक्षक को कारण सहित व उदाहरण टीएलएम के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए। तो ये हमारा था अनुभव से युक्ति युक्त की ओर।
और दूसरा है प्रकृति का अनुसरण। तो प्रकृति का, नेचर का अनुसरण करके बालक सीखता है, जो कि पर्यावरण अध्ययन में आप लोगों ने बहुत बार देखा है। तो ये हमारे कुछ शिक्षण अधिगम के सूत्र थे।